और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है भैया, इसको भी देख लेना है ना। जो आपका है पोषण, न्यूट्रिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जाके देख लेना। बहुत अच्छे लेवल पे मैंने क्वेश्चन कराया है और आपको एक एक लाइन को क्लियर किया है, जैसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ कुछ ना छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, इसको समझना, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको सीधे याद रखने होते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। बहुत अलग टाइप से क्वेश्चन है। अब तक आपको पूछते हैं कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, अच्छे से देखना। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज बोले, ठीक, तब आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक। क्या याद रखना है? ल्यूवेनहॉक। लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं यदि आपको सिर्फ और सिर्फ बोले कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। वे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक, इसको देखना। इसका सही आंसर हो जाता है रॉबर्ट हुक। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया ना, सबसे पहले वो डेड सेल था एक। क्या था वो? याद रखना है आपको, डेड सेल था। अक्षर में नहीं जाना भाई, है ना, बस सुनना, डेड सेल था। लेकिन उसके बाद जब ल्यूवेनहॉक खोज करते हैं जीवित सेल की, वो एक बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? बैक्टीरिया। तो याद रखना, जीवित सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो ल्यूवेनहॉक है। लेकिन सिर्फ आपको बोले कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, ठीक है, भले वो डेड सेल रहे, लेकिन सर्वप्रथम तो इसने किया ना, रॉबर्ट हुक ने। तब आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। सही बात है। अब A K शर्मा जो कि इंडियन है, आपको बोले, ठीक है, आपको बोले कि कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, ठीक, तब आपको A K शर्मा को याद रखना है, इंडियन, इसको भी ध्यान रखना है। अब स्लेटन एम स्वान, इसको ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें मिस टाइप हो सकता है, तो नाम पढ़ के बताता हूँ। स्लेडन है या फिर इसको स्लाइडन कहा जाता है, और साथ में स्वान, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया जाता है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? सेल्डन या फिर स्लाइडन या फिर स्वान। फिर कह रहा हूँ, कोशिका थ्योरी इनके द्वारा दिया गया। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। और फिर कह रहा हूँ, जो स्लाइडन और स्वान है, जो इन्होंने कोशिका थ्योरी दी, इनका कहना है कि कोशिकाओं से मिलकर जीव बनते, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर। मैं इसको समझाऊंगा, बस अभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, अगले पेज में समझाता हूँ। बस इतना आपको याद रखना है, रट्ठा वाली चीज़ है। सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की है। फिर कह रहा हूँ, जीवित कोशिका मैंने ल्यूवेनहॉक कहा, A K शर्मा को कोशिका विज्ञान के पिता मैंने कहा, इंडियन। और वहीं पे स्लेडन एम स्वान, इसको मैंने कोशिका थ्योरी दिया है, ये कहा है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, इसको आपको देखना है, ठीक बात है। अब मैं आपको एक चीज़ प्रैक्टिस करा दूं क्या? इसके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। क्या कहेंगे आप? आपको रॉबर्ट हुक करके आना है, जो कि 1665 में इसकी खोज करते हैं। एक डेड सेल होता है ये, सही बात है। अब यहीं पे मैं बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें आपको। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूल इकाई, या फिर आपको बोले, ठीक है, जीव की एक सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है भैया, आपको याद रखना है, सेल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे ही कहा जाता है सबसे छोटी इकाई। वैसे ही है जैसे आपके घर की एक छोटा सा ईंट, तो बहुत सारे ईंट बन के आपके घर बनाते हैं, तो बहुत सारे सेल्स बन के आपकी क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। आपको याद होगा ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था पिछली वीडियो में। सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू बनेगा, ठीक है, फिर अंततः जाके बॉडी तक जाता है, मैंने आपको समझाया था। और इसके, हाँ, इसके पहले मैंने बताया था कि एटम होते हैं, फिर आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक। तो याद रखना है, हमारा जो शरीर है ना, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बनी है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। भाई इसका नाम है ना, आपको पता है, सेल है, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन कर चलो मैं। अगला क्वेश्चन आपका, चलो इसको भी बताओ, जल्दी प्रैक्टिस कर लो। कोशिका सिद्धांत किसने दी थी? क्या बोलोगे? स्लाइडन एवं सॉन। याद रखना, स्लाइडन एवं सॉन ने क्या कहा था? बहुत सारे कोशिकाएं मिलके जीव बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपको समझ में आते जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कर लोगे इसको जल्दी से। मैं इसको क्वेश्चन इसलिए रखा है बताने के बावजूद, ताकि आपको PDF देने बने, PDF में क्वेश्चंस रहे, ठीक बात है। अगले की ओर में चलता हूँ। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे, समझने वाली चीज़ें आएगी, लॉजिकली अप्रोच करूँगा, लॉजिकली डील करूँगा क्वेश्चन को, इसकी टेंशन आप मत लें, ठीक है। पहले हम लोग जो रट्ठा वाली चीज़ है इसको ख़त्म कर लेते हैं, जो कि मैं इसको छोटे क्वेश्चन से बोलता हूँ। जैसे देखेंगे, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, स्पर्म, या फिर माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये आपको याद रखना है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, ये संसार की, याद रखना है आपको, सबसे बड़ी कोशिका होती है इसकी। ये अपने आप में पूरी सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें
आपको मानव शरीर की सबसे, मैं इसको इस स्लाइड में लाता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोले, ठीक, तब आपको अंडाणु याद रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बोले तब आपको स्पर्म याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पिछली वीडियो में मैंने कहा था मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल सेल होती है, ग्रेन्यूल सेल, ठीक। तो इसको भी आप स्लेस करके लिख लेना, ग्रेन्यूल सेल, ठीक। तो स्पर्म को भी लिया जाता है आंसर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो चीज़ यहाँ से मैंने आपको बता दिया, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, स्पर्म मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। न्यूरॉन इसमें ऐड कर लेना, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। 3 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके रट्ठे के लिए है। हालांकि लॉजिकली अप्रोच कर लेते हैं चिर फाड़ करके, लेकिन इसको रट लेना आप, ठीक। संसार की सबसे छोटी कोशिका मुझे बताएंगे तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। पिछले क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, इसको आपको ध्यान में रखना है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन को आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यहीं पे एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे छोटी कोशिका हमने इसको कहा था, न्यूरॉन को हमने सबसे लंबी कोशिका कहाँ में रखना है। तो न्यूरॉन क्या होते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती, तो रट्ठा वाली चीज़ें मैंने आपको 5-6 स्लाइड में ख़त्म करा दिया। अब समझने वाली चीज़ आती है, यहाँ से आपको ध्यान दे के अच्छे से सुनना है, ठीक। बस आप सुनते रहें, आपको मैं इजीली इसको मैं समझा दूंगा, आराम से देखना। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, बैक्टीरिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यह यूकैरियोटिक में आता है, आपने सुना होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसको मैं अच्छे से डील कर रहा हूँ, देखना। यह प्रोकैरियोटिक में आता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसके संबंध में सत्य कौन सा है मुझे बताएंगे। तो आपको याद रखना है, यह एक प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में आता है। अब हम लोग प्रकार में चलते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका आपको पता है क्या होता है, इसका हम लोग प्रकार में चलते हैं। 2 प्रकार हमारे पास आते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक आता है प्रोकैरियोटिक। तो याद रखना, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ताकि इस चीज़ आपका झंझट खत्म हो जाएगा। आपको प्रोकैरियोटिक बोले ना, 2 नाम याद रखना, एक तो आपने बैक्टीरिया याद रख लिया, याद कर लेना, यहीं पे बहुत सारी चीज़ आपकी खत्म हो जाएंगे। एक आपको आर्किया याद रखना है, मैंने क्वेश्चन रखा है, ये नाम आगे आपको मिलेगा, बस फिलहाल याद रखना, बैक्टीरिया, आर्किया, आर्किया और क्या, बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक में आता है। इसके बावजूद जो भी ऑप्शन आए, जो भी आए, उसको यूकैरियोटिक मारना है। हम क्या हो गए बताओ, अब ये हम लोग जो है, आप क्या हो गए अब बताओ, यूकैरियोटिक में आ रहे हो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान से समझना। तो यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक सबसे पहले डील करता हूँ, वो होते हैं जिसमें केंद्रक प्रॉपर डेवलप नहीं होते, प्रॉपर कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर डेवलप नहीं होते। और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें केंद्रक प्रॉपर तरीके से पाया जाएगा, याद रखना, प्रॉपर डेवलप्ड केंद्रक वहाँ पे पाया जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ना सिंगल सेल जीव आते हैं, मतलब एक कोशिकी जीव आता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है, याद रखना। और यूकैरियोटिक में एक कोशिकी जीव भी आता है और मल्टी सेल वाले जीव भी आते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। अब बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे, फिर दोनों में एक कोशिकीय आ रहा है। अरे तो इसमें जो एक कोशिकीय आ रहा है, इसमें केंद्रक भी डेवलप होना चाहिए ना प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसको मैं आगे और बताऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना समझ के रखना। अब मैं आगे चलता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन आएगा ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आगे, निम्न में से सत्य कौन सा, जंतु एवं पौधे यूकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया प्रोकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिका वाले जीव आते हैं। बताओ, अब भी मैंने पिछले स्लाइड में समझाया था, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो मैं आगे बताऊंगा और जैसे जैसे आएगा ना, आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा, आपके माइंड में एक एक क्वेश्चंस करके बैठते जाएंगे। तो ध्यान से समझना, इसका सही आंसर तय हो गया। अभी मैंने आपको कहा था, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक के बारे में एक बार अच्छे से और सुन लो। प्रोकैरियोटिक होता क्या है, प्रॉपर डेवलप्ड केंद्रक नहीं होगा, एक कोशिकीय जीव होगा, 2 चीज। तीसरा, सूक्ष्म जीव होगा, एक चीज मैंने और ऐड कर दिया, सूक्ष्म जीव होगा। अब पूरी झंझट मैं खत्म कर दूं क्या, आपको आपकी पूरी झंझट खत्म कर दूं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 2 चीज आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया बोल रहा हूँ, आर्किया है वो, क्या, बैक्टीरिया और आर्किया, बस। अभी झंझट खत्म हो गई। अब कौन सा किस में आता है, कौन सा किस में नहीं आता है। प्रोकैरियोटिक में आपको ये दोनों को मारना है, बाकी सबको यूकैरियोटिक में कर देना है, खत्म है, ठीक है।
अब आपको कथन कारण में पूछे तो प्रोकैरियोटिक में आपको जानना है कि प्रॉपर डेवलप केंद्रक नहीं होते। दूसरा जानना है कि इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। तीसरा जानना है कि इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। चौथी जानना है कि इसमें बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। बस खत्म है। अब इसके जस्ट उल्टा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, यहाँ पे आओ इस स्लाइड में, अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बस इतनी सी चीज़ है। पहला देखेंगे, इधर प्रोकैरियोटिक मैंने लिखा है, इधर यूकैरियोटिक मैंने लिखा है, बस इसको समझ लेना। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर ये DVT मतलब है ना डेवलप्ड, तो प्रॉपर डेवलप्ड, ठीक, मैं वैसे लिखता हूँ उसको, केंद्रक नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते, एकदम वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइन आप कह सकते हो। इसमें प्रॉपर तरीके से भैया आपके वेल डिफाइन एक केंद्रक पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। भाई हम ह्यूमन है ना, हमें पाया जाता है, ठीक है, हम ह्यूमन है, हमें पाया जाता है। तो याद रखना ये इसमें सिंगल सेल आते हैं। इधर आप प्रोकैरियोटिक में देखो सिंगल सेल जीव आते हैं। अब बोलोगे सर हम लोग पहचानेंगे कैसे, मैंने दो उदाहरण भी तो दे दिया, बाकी सबको इधर मारना है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में सिंगल या मल्टी सेल जीव आते हैं, इसमें दोनों आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाओगे कि सर सिंगल सेल वाले यदि हमारे पास इधर आ जाए तो उसको यूकैरियोटिक मारना है कि प्रोकैरियोटिक मारना है। तो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर ये भी तो है कि केंद्रक वेल डिफाइंड या फिर वेल डिफाइंड नहीं है, इसको भी देखना है। अब बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे, मैंने कहा बैक्टीरिया और आर्किया इधर पकड़ लो, बाकी सब उधर मार लो। अब इतने में भी आप कर पाओगे ना, ठीक। और भाई आप तो साइंस वाले भी हैं, तो ये चीज़ तो आपके लिए भैया और है ना, नहीं तो आपकी साइंस खतरे में है ये भी तो है। अगर इतनी समझ नहीं आ रहा तो साइंस भी खतरे में है आपकी, उसे बचा लो पहले। तो अब आना बैक्टीरिया और आर्किया के अलावा स्पेशली मैंने यहाँ पे लिख दिया सभी जीव, जैसे कि है ना प्लांट्स, अब वो भी तो जीव है, हाँ, हालांकि हम लोग पादप और इसमें बांटते हैं, आगे चल के बटेगा। और एनिमल्स साथ में आप देखेंगे, फंगस है ना, प्रोटिस्टा है, ये सब चीज़ देखेंगे, तो ये सब चीज़ किस में आ जाएगा, अब यूकैरियोटिक में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको मैंने अब तक बताया सेल्स के बारे में रट्ठा वाली चीज़ें, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वो सब चीज़ होते हैं, कौन कौन होते हैं, वो वाली चीज़ें। और दूसरा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है यार, अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं बताऊँगा, इसको अच्छे से एक बार देख लो। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक छोड़ दो ना, मैं आगे एक चीज़ और डिफरेंस करके बताऊँगा, यूकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं, एक पेज में रख दूंगा, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ से समझनी है आपको, क्वेश्चंस भी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। अब सेल वॉल टेंशन मत लेना, सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, इसका आंसर पहले बता देता हूँ, है ना, ये हो जाता है पेक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल क्या होते हैं बहुत जल्दी बताऊंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी तरह बना हुआ स्ट्रक्चर पढ़ने से अच्छा है एक एक स्ट्रक्चर को बनाते हुए पढ़ो। देखो ये मैंने यहाँ पे 2 लेयर खींचा, ठीक। अब बताओ एक बाहरी लेयर क्या कहलाएगा, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, बाहरी लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे बाहर में एक लेयर दिख रहा है ना कोशिका के, सबसे बाहर में दिख रहा है, ये होता है इसका आउटर लेयर। आउटर मतलब बाहरी सतह हो रहा है इसका, ये सेल है, सेल के बाहरी सतह है, इसको कहा जाता है सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहा जाता है। लास्ट में चित्र दिखाऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं, इसको सेल वॉल कहा जाता है। कहा ही जाएगा ना, सेल का दीवार है, वो बाहर का दीवार है। इसको अपना रूम मान लो, इसको अपने ईंटे के बने दीवार मान लो, अब समझ में आ गया, सेल वॉल होता है। अब अंडे कभी छील के देखे हो, हालांकि अंडे से एकदम तुलना मत करना, अंडे एक बार छील के देखे हो, अंडे का ऊपर का जो भाग होता है ना उसको मान लो, और बीच में एक तो झिल्ली आता है, याद रखना, अंडे को तोड़ने से बाद एक तो झिल्ली आता है ना, कभी कभी झिल्ली को भी छीलना पड़ जाता है, आपको याद होगा, छीलने के बाद उसके ऊपर लेयर को छीले को झिल्ली आ जाता है। उसी प्रकार ये होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट होता है कि किसके किसके कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, किसके किसके कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते। तो ध्यान से यहाँ पे देखना, 3 नाम मैं ले रहा हूँ। एक है आपका प्लांट, अब इसको मिटा दूँ, इसको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम देना यार, ये चीज़ आपका ना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 2 लाइन मैंने खींची है, अंदर आपका है ना सेल है, सेल का ऊपर वाला भाग आपको कोशिका भित्ति कहलाता है, इंग्लिश में याद रख लो सेल वॉल कहलाता है। वॉल से आपको समझ में आएगा, उसका दीवार है भाई, प्रोटेक्शन करता है। दूसरा मैंने अंडा के एग्जांपल देके बताया, छीलेंगे थोड़ी झिल्ली टाइप होता है, तो वो मेम्ब्रेन होता है, ठीक बात है, एकदम क्लियर है। अब ना जो सेल वॉल है ना, याद रखना ये 3 लोगों को मैं बता रहा हूँ, लोगों बोलता हूँ लेकिन याद रखना 3 चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। एक है आपको प्लांट, ठीक है, एक है आपको प्लांट, एक है आपको फंगस, ठीक, और एक है आपको बैक्टीरिया। ये 3 के तीनों के सेल वॉल के नाम पूछे जाते हैं।
ये तीनों के सेल वॉल होते हैं, याद रखना, सेल वॉल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों के सेल वॉल पाए जाते हैं, तीनों के नाम अलग अलग है। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्या बोलोगे? सेलुलोज की बनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया। दूसरा, फंगस की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से बनी है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने बना ही दिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेक्टिन की बनी होती है। ये तीनों क्या आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया। ह्यूमन में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके लिए पॉइंट है। सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखो भाई, सेल वॉल क्या करता है, आपको रक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है, सेल की रक्षा करता है। किससे रक्षा करेगा बताओ? अरे ज़्यादा हीट ना हो जाए, एकदम ज़्यादा है ना, तापमान एकदम कम भी हो रहा है तो भी रक्षा हो जाए, ज़्यादा भी हो रहा है तो भी रक्षा हो जाए। तो ह्यूमन तो भाई अंदर रहता है, ये तो एकदम जानने वाली चीज़ है। ह्यूमन अंदर ही रहता है ना, जनरली रूम पे रहता है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए सेल वॉल की। तो याद रखना, इसलिए उसमें सेल के लिए सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, और प्लांट को बाहर रहना है, धूप में भी रहना है, एकदम ठंडी भी, तो याद रखना इसलिए उसमें सेल वॉल पाया जाता है। आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आ गया? तो याद रखना, सेल वॉल ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा हूँ, जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, प्लांट की हम लोग देखें, और बीच में एक और लेयर होता है, तो ये जो सेल वॉल होता है ना, वॉल, ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन जो बन रहा है ना, उसको बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ, याद रखना। मैं बोलूँ प्लांट की सेल वॉल की आउटर लेयर क्या कहलाती है, आप क्या बोलोगे? सेल वॉल कहलाती है। ठीक, मैं बोलूँगा ह्यूमन के सेल की आउटर लेयर क्या कहलाती है, अब क्या बोलोगे आप बताओ मुझे? सेल वॉल बोलोगे? कभी नहीं भाई, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो अब बताओ ह्यूमन का आउटर लेयर क्या होगा? ह्यूमन का सिर्फ ऐसे बनेगा। अब बताओ आउटर लेयर क्या होगा? तो ह्यूमन का सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर हो जाएगा भाई। अब इसको ध्यान में रखना है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। अगर आपको पूछे क्या प्लांट में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, आप बोलोगे सर ने कहा था नहीं, आउटर लेयर तो सेल वॉल कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, सब में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। सब में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन में हो प्लांट में हो, दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, सब में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की चिंता नहीं करनी है, सब में मार के आ जाना है, पाया जाता है, सब में पाया जाता है। बस सेल वॉल है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता, प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और आप देखेंगे अभी और मैंने बताया आपको कवक में है, फंगस, ये सब में पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता। ठीक बात है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब मुझे बताओ, मैंने प्रैक्टिस क्लियर रखा। अब सेल वॉल मेरे ख्याल से सेल मेम्ब्रेन धज्जी उड़ा दे होंगे, है ना, आप उड़ा देंगे आराम से। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? अभी मैंने कराया था, सेलुलोज की बनी होती है, सही बात है। नेक्स्ट में चलो, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? अरे तुरंत मारो, इतने जोर से हमने समझाया हूँ मैंने, काइटिन की बनी होती है, सही बात है। अरे बैक्टीरिया किसकी बनी होती है? तुरंत बताओ, कमेंट करो, अब भी मुझे कमेंट करो, इसका क्वेश्चन मैंने कराया था, मुझे कमेंट में चाहिए। फंगस नहीं, क्या, बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बताओ? ठीक, कमेंट करके मुझे बताना। अब असत्य कथन की पहचान करो। यहाँ से ना दूसरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना है। सेल वॉल कोशिका की बाहरी सत्य हो गया और सतह कर लेना। इसको क्या करना? सतह, आउटर लेयर की बात कर रहा है, बाहरी आवरण की बात कर रहा है, होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। असत्य पहचानना है। सेल वॉल कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, मैंने एक्सप्लेन कर देगा, बिल्कुल सही बात है। सेल वॉल पारगम्य होती है, यहाँ पे देखना। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सेल वॉल पारगम्य होती है, ये भी बिल्कुल सही। लास्ट में बताऊंगा, एक मैंने रखा है पेज, ठीक है, याद रखना, ये पारगम्य होते हैं। अभी के लिए याद रख ले रहा हूँ, इस लाइन को मैं समझाऊंगा, मैंने वादा किया कि एक लाइन समझाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तमाचा मारोगे इस ऑप्शन को, मार दोगे, ठीक। ये इसका गलत है। मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ में पाया जाता है, हर किसी के पास जो सेल है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो बनना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बनाया था ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, फिर मैं आपको आउटर लेयर और फिर है ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं बताऊँगा, हालांकि इसमें भी आपकी हो रही है। पहला क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया है इसके पहले वाले में कि सेल वॉल कैसे काम करती है, क्या होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें। सेल मेम्ब्रेन मानव कोशिका की बाहरी सतह होती है। सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होती है। सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती है। अब समझना, सेल मेम्ब्रेन मानव कोशिका की बाहरी सतह होती है, क्या ये सही बात है? क्योंकि मानव सिर्फ हम लोग ऐसे बनाए थे, तो क्या ये आउटर हो जाएगा मानव के लिए? क्योंकि मानव में सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, सेल मेम्ब्रेन क्या प्लांट के लिए सेकंड मोस्ट नहीं हो जाएगा?
आउटर। सबसे आउटर तो क्या है प्लांट के, ध्यान से सुनो, सबसे आउटर क्या है, सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल पाया जा रहा है। तो जब हम लोग कहा यहीं बना रहा हूँ, इस सेल वॉल जो है प्लांट का सबसे आउटर है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्या सेल मेम्ब्रेन उसका दूसरा आउटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे उसका ये याद रखना। और मानव के लिए सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट हो जाए क्योंकि उसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य होता है, मैंने कहा है पारगम्य अर्ध पारगम्य, इसके वाले पेज में समझाऊंगा, तो ये इसमें समझ में आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है इसको देखना, एक से दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों को संचार करना, ये भी अगले पेज में समझ में आ जाएगा क्योंकि अर्ध पारगम्य इसलिए होती है। ठीक है, तो आपको इसको मैंने इसके जस्ट पेज में समझाता हूँ। मानव कोशिका में सेल वॉल कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या ये कथन गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया ही नहीं जाता, तो सुरक्षा कौन करेगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ही इसका सब कुछ होता है, आउटर वाला, याद आपको रखना है। अब आ जाओ इस पेज में, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा यार, सेल वॉल, जो कि सबसे ये बाहरी सतह देख रहे हो ना सेल का, ये होता है सेल वॉल। ठीक है, जो अभी मैंने आपको अंडा जैसे समझाया था। और ये होता है सेल मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे आप पीले कलर में देख रहे हो ना छोटा सा, उसको समझ लेना एक बार के लिए, सेल मेम्ब्रेन है। हालांकि अलग से उसका चित्र बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि वो सेल मेम्ब्रेन इस प्रकार से होता है, तो यहीं से भी उसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये जो सेल वॉल होता है ना, ये पारगम्य होता है। पारगम्य होता है मतलब क्या, आसानी से है ना, इधर उधर हम लोग यहाँ की चीज़ों को आराम से दे सकते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य इसलिए होता है क्योंकि जो जरूरी पोषक तत्व है दूसरे को दे सकते हैं। अब बोलोगे सर वो तो भाई पारगम्य भी दे सकते थे, लेकिन खुद के लिए भी तो ज़रूरी रखना है। याद रखना, पोषक तत्व चाहिए उसे, जैसे प्रोटीन वगैरह है, न्यूट्रिएंट है ना, कुछ कुछ चाहिए उसको, तो चाहिए उसको रखेगा, और दूसरे को भी चाहिए, दूसरे को भी देना है तो भी वो दे सकता है, क्योंकि अर्ध पारगम्य मतलब जा तो रहा है, आधा तो जा रहा है वहाँ से, समझ पा रहे हो। ठीक, तो ध्यान में रखना। तो अब मुझे बताओ, इसको हम लोग पारगम्य रखते, अगर सेल मेम्ब्रेन पारगम्य होती मतलब पूरी तरह से है ना आना जाना उसको होता, तो पूरा ही नहीं चला जाता, तो उसके पास बचता क्या। तो जरूरी चीज़ को अपने पास रखने के लिए भी जरूरी है कि वो अर्ध पारगम्य रहे, और अर्ध पारगम्य इसलिए भी जरूरी है कि दूसरे को दे सके, याद रखना है। तो इसलिए वो अर्ध पारगम्य होता है। तो दोनों चीज़ आपको सीधा पूछेगा यार, इतना याद रख लो, आउटर लेयर पारगम्य होती है और जो मेम्ब्रेन होती है अर्ध पारगम्य, बस इतना ही पूछेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कुछ चीज़ें अपने पास रख सके, कुछ चीज़ें दे सके, इसलिए हम लोग उसको बीच में रखें ताकि अर्ध पारगम्य रहे, रखने के लिए भी बन जाए, देने के लिए भी बन जाए। अगर वो टूट जाएगा तो भाई ये तो पारगम्य होता ही, आउटर लेयर पूरी बह जाएगा, जो भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है। तो ये रहे आपके सेल वॉल और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात, यहाँ तक के क्वेश्चंस और आपकी समझ। आई होप कि मैंने आपको समझाने में सफलता पाई होगी। ठीक, अब हम लोग अगले चलें। अगले, अरे बहुत कुछ है कोशिका के बारे में, मक्खन के जैसे समझाऊंगा। ठीक है, कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करने का कार्य कौन करता है। मैंने बहुत अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया है। जनरली क्वेश्चन बनता है कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, मतलब जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पहले आंसर को देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है। यहीं पे पर एकदम क्विक तरीके से आपको समझाऊंगा। ये मान के चलो आपको कोशिका हो गया, ठीक है, ये सिर्फ कोशिका मैंने बनाया है। इसके अंदर अंदर जो लिक्विड पाया जाता है ना, जो द्रव पाया जाता है, इसको याद रखना है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब इसका काम क्या होता है, आप अच्छे से देखो, जो द्रव है तो कोशिका को नमी प्रदान करेगा, एकदम लॉजिक वाली बात है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोशिका को नमी कौन प्रदान करता है, साइटोप्लाज्म करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म लिक्विड है। किसकी लिक्विड है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड है। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम जरा सोच के देखो और क्या हो सकता है इसका, दूसरा काम सोचो। तो ये ना कोशिका के भीतर पोषक तत्वों को आदान प्रदान करेगा, क्योंकि लिक्विड है तो इधर उधर ले जाने के लिए काम कर सकता है। तो याद रखना, जो पोषक तत्व होंगे, जो न्यूट्रिएंट होंगे, जो कोशिका के लिए आवश्यक है, सिर्फ कोशिका के भीतर की बात कर रहा हूँ। अब कन्फ्यूज ये होंगे, मैंने एक चीज़ और बताया था, दो सेलों के मध्य पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, और कोशिका के भीतर मैंने कहा है तो साइटोप्लाज्म होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंदर ही बोले तो साइटोप्लाज्म करेगा क्योंकि द्रव है, और मेम्ब्रेन हम लोग अर्धपारगम्य में मैंने आपको समझाया था। तो दो सेलों के बीच जब करना होता है, ठीक है, तब सेल मेम्ब्रेन काम में आता है, याद रहेगा। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है ना आपको, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है क्या पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। एक और है उसमें अवायवीय श्वसन होता है, आगे मैंने रखा है, वहीं पे है ना हौच पौच हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट है हम लोग गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लो, गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है। अब वहाँ पे गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ठीक। तो गुणसूत्र भैया आपको डीएनए एवं हिस्टोन, आपको याद रखना है डीएनए एवं हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा सेल देखा, सेल वॉल देखा, इसके बाद हमने, मैं एक करके ले जा रहा हूँ, हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे द्रव देखा, बिल्कुल बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो एक केंद्रक भी होता है, लेकिन केंद्रक से पहले मैं बताता हूँ, हालांकि केंद्रक में उसको जोड़ूंगा। एक ना यहाँ पे गुणसूत्र पाया जाता है, ऐसे संरचना में आपने देखा होगा गुणसूत्र, ऐसी संरचना में आपने देखा है। तो इसके ऊपर में जो पाया जाता है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। तो इसमें जो गांठ गांठ टाइप आपको फिर दिखेगा, आप संरचना में देखते हो, ठीक है। तो जो गांठ गांठ दिखता है ना, ये डीएनए होता है। ये क्या होता है, यही डीएनए होता है। आगे चल कर डीएनए बहुत अच्छे से और डील करने वाला हूँ मैं, ठीक। बस आप साइलेंट बैठे रहो, समझने की कोशिश करना। तो ये डीएनए जो दाना दाना देख रहे हो ना, डीएनए होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसे मिलके फिर आएगा आपके पास ऐसे, वो सब मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये गुणसूत्र होता है, जो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, और दाना दाना मैंने कहा डीएनए होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पाया जाता है अंदर में, केंद्रक में पाया जाएगा, जो कि आपके है ना वो होता है। मैं लास्ट में चित्र और दिखा दूंगा तो समझ में आएगा, फिलहाल समझना। ये जो बना होता है ना, ये डीएनए में हिस्टोन से बना होता है। अभी गुणसूत्र क्या होता है आपको पता है ना, अनुवांशिकता। एक चीज़ आपको पता होगा, अनुवांशिकता, वो क्या होता है भैया, जैसे मैं पिता बन जाऊँ कुछ देर के लिए, ठीक। मेरे बच्चे में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जाएगा मेरे अंदर जो है, ठीक ना, जो कुछ गुण जाएगा उसमें, हम लोग बोलते हैं ना उसको अनुवांशिकता के कारण हो जाता है, उसको, उसी को हम लोग अनुवांशिकता बोलते हैं। तो ये अनुवांशिकता में मदद करता है गुणसूत्र, ठीक, आपको पता है। तो ये होता है, क्या होता है, गुणसूत्र होता है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक बार समझना क्या पाया जाता है, हिस्टोन। एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है, गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसको ध्यान से सुनोगे तो आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत आसान होगा। ये चीज़ हो गया। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या आपने जीन सुनी है, अरे इसके तो जीन में ये था वो था, सुनिए ना, ये जीन होता है कि इसकी छोटी इकाई जीन होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो 3 चीज़ मैंने बताया, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र केंद्रक के अंदर अंदर होता है। ये सब आगे है, टेंशन मतलब नहीं, जो समझाया उसको याद करो, एक बार रिकॉल करो। अनुवांशिकता में ये मदद करता है, जो हमसे हमारे बच्चों में जाता है, मतलब हमारे माता पिताओं से हमें जो गुण आया ना, अनुवांशिकता कहलाता है। तो गुणसूत्र मदद करता है इसमें, ठीक बात है। जीन को भी आपको बोलेगा ना, जीन भी बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन से। तो याद रखना है, हिस्टोन नामक प्रोटीन है क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब मैं इसको प्रैक्टिस करा दूं क्या, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार दिखा दूं मैं आपको, ठीक। मैं आपको चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। असत्य कथन की आपको पहचान करना है। अब यहाँ पे बताओ, गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं आपको नहीं समझाया होता तो इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। ये बिल्कुल सही है, अब आपको समझ में आ गया। अब इसको उड़ाओगे आप। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। उड़ाओ भाई उड़ाओ, उड़ा दोगे, अरे बोलो उड़ाओगे, ठीक। साइटोप्लाज्म कोशिका को नमी प्रदान करता है। क्या बात करते हो सर, अभी अभी मैंने बताया, इतनी सिंपल बात है ये, सिंपल लगा ना, ठीक। साइटोप्लाज्म में वायवीय श्वसन होता है, यहाँ पे फंसोगे। वायवीय श्वसन नहीं होता, इसमें अवायवीय श्वसन होता है। अब अवायवीय वायवीय श्वसन पढ़ाने जाऊँ ना तो यहीं मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है। तो उसके एक अलग टॉपिक जब आएगा वहाँ समझेंगे। एक लाइन के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन इसमें होता है, इसको ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्मा में अवायवीय श्वसन होता है। एक चीज़ ऐड कर लो, वायवीय नहीं होता। ये वायवीय ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डील करेंगे तो वहाँ पे आएगा ये, याद रखना। इसका गलत है, लिख लेना। अवायवीय श्वसन होता है, 2 एटीपी ऊर्जा जो है वो उससे बनती है। पर मैं इस लाइन में ले जाता हूँ। हमने पढ़ा आउटर लेयर के बारे में, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, हमने पढ़ा अभी गुणसूत्र के बारे में। इसमें हमने डीएनए हमने अभी अभी देखा, मैंने कहा केंद्रक में होता है। तो अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी चित्र बनता है ना धीरे धीरे करके, ठीक है। मैं लास्ट में ले जाऊंगा आपको, एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। तो आपने चीज़ पढ़ा, आपने पढ़ा साइटोप्लाज्मा के बारे में, यहाँ पे पढ़ा, ये भी पढ़ लिया आपने। तो सोचो क्वेश्चंस करते कितने सारे आपके चित्र बन जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ, आगे और आएगा, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ केंद्रक में। अब केंद्रक की खोज किसने की थी मुझे बताएंगे, ये रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर हो जाता है। और ध्यान रखना, अब तक हमने जो पढ़ा ना, इसके पहले क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो वो प्रोकैरियोटिक के बारे में था, हालांकि यूकैरियोटिक भी मैंने जोड़ा था।
तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, ये करके मैंने नहीं बताया आपको कि ये यूकैरियोटिक कथा ये प्रोकैरियोटिक कथा, ऐसा नहीं। तो सीधे मैं कॉन्सेप्ट टाइप आप लोग को बता रहा हूँ, लॉजिकली डील कर रहा हूँ क्वेश्चनों को। इसके बाद लास्ट में जो पेज दूंगा ना, वहाँ से पूरी चीज़ क्लियर होगी कि इसमें यूकैरियोटिक में क्या क्या आता है, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आता है। ठीक है, हालांकि मैंने उसको एक बार समझा दिया। अब चलते हैं केंद्रक की ओर। केंद्रक मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था, रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर था, जो कि इन्होंने खोज की थी। केंद्रक भैया होता क्या है, देखना भाई, आपको पता है केंद्रक बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये मैं कोशिका से सिंपली बनाऊँ, कोशिका के अंतर्गत मैंने केंद्रक बनाया है। मैं अभी रेड है ना, ये ब्लैक करता हूँ, ये आपका केंद्रक मान लो, ये आपका क्या है, केंद्रक। मुझे बताओ, हमने कहा था कोशिका के अंदर जो ये चीज़ था, द्रव था, उसको हमने साइटोप्लाज्म बोल दिया। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव आएगा ना, ये मैंने पिंक में किया, इसके द्रव को लिक्विड होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। एकदम सिंपल नहीं है, न्यूक्लियस बोलते, केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। सेल को है ना, हम लोग सेल बोलते हैं, उसके द्रव को साइटोप्लाज्म बोल दे रहे हैं, क्योंकि साइटो भी तो बोल सकते हैं उसको। ठीक, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोले थे। तो ये थोड़ा सा है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे IMP चीज़ बताता हूँ मैं आपको अलग कलर में करके। जो ये आपका सेल के अंतर्गत साइटोप्लाज्म आपने देखा, ये आपको मैंने लिखा साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म था। तो ये जो दोनों मिलके बनता है ना, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, जो कि इतना छोटा सा चीज़ है समझने के लिए। आपको ऐसे ही समझ में आ गया ना। ठीक, तो मैंने कहा साइटो है ना, जो सेल के अंदर जो पानी होता है, मैं पानी बोल रहा हूँ, लिक्विड होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। उसी प्रकार केंद्रक जो बड़ा सा बन रहा है, उसके अंदर जो पानी है ना, लिक्विड है, पानी पानी बोल रहा हूँ, याद रख, लिक्विड है जो भी है, ठीक, द्रव है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब इस दोनों को मिला के जो बनता है ना, वो प्रोटोप्लाज्म बनता है, याद रखना है। और यही पूरे केंद्रक में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। पूरे मतलब पूरे केंद्रक बोलो, पूरे सेल में जो पाया जाता है, ऐसे बोले आपको, तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। पूरे सेल बोले तो, और सेल के द्रव्य बोले तो आपको है ना साइटोप्लाज्म याद रखना है, केंद्रक का द्रव्य बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म याद रखना है। पूरे सेल में क्या पाया जाता है मिला के आपको बोल देना है भैया जीव द्रव्य पाया जाता है। बात सही है, मतलब प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। तो इंग्लिश टर्म मन को थोड़ा पकड़ना है यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इंग्लिश टर्म आपको पकड़ना पड़ेगा पेपर में। हिंदी मेरी भी उड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश में ही याद होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसको ना मैनेजर बोला जाता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है केंद्र। एक बार ध्यान से सुनो, जो भी बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन का है भाई, ये मत समझना कि टाइम पास यहाँ पे हो रहा है। एक एक चीज़ क्वेश्चन है, और सब कुछ तो बनाना संभव नहीं होता ना। आगे मैंने बनाया है, एक चीज़ मिलेगा आपको, PDF की टेंशन मत लेना। तो ये जो केंद्रक होता है ना, ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अब बताओ, कंप्यूटर हम लोग नहीं पढ़ते हैं CPU को, क्योंकि सब काम वही करता है। ठीक है, तो ये बड़ा भाग होता है ना, सब काम ये भी केंद्रक करता है, याद रखना। CPU से क्यों बोला, आगे समझ में आएगा। ये कंट्रोल भी करता है, ये मैनेज भी करता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका है ना केंद्रक, ये कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है। तो इसे मैनेजर भी कहा जाता है, इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, और इसे मस्तिष्क कहा जाता है। तो सेल का मस्तिष्क कौन हो गया, केंद्रक हो गया। जिस प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग CPU को देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है भैया। तो ये समझ में आ गया। मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। एक चीज़ और बताता हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA हो गया, RNA हो गया, क्रोमोसोम क्यों छोड़ सकता हूँ मैं क्रोमोसोम? अरे गुणसूत्र, इसके पहले मैंने बताया ना, एक गुणसूत्र होता है, इसके अंतर्गत DNA होता है। तो DNA RNA क्या होता है, छोड़ दो, आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ठीक, अभी नहीं आ रहा होगा। तो DNA RNA क्रोमोसोम, ठीक, ये न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आपको बड़ा मजा आएगा। चलो, ये पहला क्वेश्चन हो गया, केंद्रक खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1838। एक ईयर भी लिख लो। अब चलो बताओ मुझे, केंद्रक में उपस्थित द्रव क्या कहलाता है? ऐसे ही उड़ाओगे भाई, क्योंकि इसमें अब आंसर देखना ही नहीं पड़ेगा आपको, मतलब वेट करना नहीं पड़ेगा मेरा। ठीक है, आप ही आगे निकल जाओगे। क्या कहलाता है जल्दी बताओ। न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अगला मैं चलूँ, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बताओ। केंद्रक को कहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार हम लोग वो करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, तो आगे आपको और आएगा। मैं अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक बार पढ़ाता हूँ, ठीक है, तब आपको और जब मैं है ना कुछ वो करूँगा तो समझ में आ जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बार देख लेना। मैं इसको अलग करूँ क्या, ग्रीन में मज़ा नहीं आ रहा है, ये रहा। चलो ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी मुझे बताएंगे? रिचर्ड अल्टमैन। क्या? रिचर्ड अल्टमैन, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये 1894 होता है, ठीक है ना,
डेट मन के एक बार सर्च मार लेना, डेट मेरे भी उड़े होते हैं वो, लेकिन 1894 है, मैं श्योर हूँ। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज करते हैं, कौन करते हैं? रिचर्ड अल्टमैन करते हैं। कौन करते हैं जी? रिचर्ड अल्टमैन। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है? देखना, सेल पढ़ रहा है ना, इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, केंद्रक पढ़ लिया। तो एक आपने ऐसी संरचना देखी है? बोर तो नहीं हो रहा ना यार? ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा अजीब से आपने संरचना नहीं देखी है? ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें एक गुण होता है, ये स्वयं की प्रतिकृति बनाता है, मेरे को हिंदी में बोलने नहीं आ रहा, ये रेप्लिकेट कर लेता है स्वयं को, समझ आ रहा? मतलब अपनी जैसी प्रतिकृति बना लेता है, अपने जैसे और बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के जैसे और माइटोकॉन्ड्रियाज बना देते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना, खुद के जैसे और बना देते हैं। इसमें वायवीय शोषण होता है। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ अवायवीय शोषण के बारे में बताया था, इसके पहले आपको याद होगा। तो वायवीय शोषण होता है इसमें वायवीय शोषण जब होता है तो 36 एटीपी, ठीक है, 36 एटीपी एनर्जी बनती है इससे, 36 एटीपी। इसलिए इसे सेल का ऊर्जा ग्राह कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यार थोड़ा सा पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें वायवीय शोषण होता है। मैंने कहा क्या शोषण होता है? वायवीय शोषण होता है ना, जो कि शोषण में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। ठीक, इससे 36 एटीपी ऊर्जा बनता है, बहुत एनर्जी बनता है। ठीक, इसलिए इसे सेल का ऊर्जा घर कहा जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा घर किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये अपने प्रतिकृति बनाता है ना, खुद के जैसे प्रतिकृति बनाता है, तो एक चीज़ याद रखना है, बाइनरी विखंडन के द्वारा अपने आप को गुणन करता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन में आपको और पाया जाएगा। यहाँ भी यार आपको ध्यान रखना होगा, जैसे हमने कहा था डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र में, गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब बोलोगे सर कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं थोड़ा दूर करता हूँ, सबको मिटा रहा हूँ, है ना, थोड़ा लेट हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक, कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। देखो यहाँ पे भी पाया जाता है ना, बिल्कुल पाया जाता है, यहाँ पे भी डीएनए पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है ना, यहाँ पे जो पाया जाता है, ये सिर्फ मदर का डीएनए होता है। किसका? मदर का डीएनए होता है। और जो आपने गुणसूत्र वाला में देखा ना, उसमें मदर फादर दोनों का डीएनए होता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है, बस इतना डीप नहीं जाएगा व्यापम, है ना, ऊपर जाएगा, जो क्वेश्चन बनाया वहीं से आएगा। ईजी है यार समझना, तो बताने में क्या है। अब इधर क्वेश्चन करना आसान होगा। ठीक है, असत्य कथन की पहचान कर, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है ना, ध्यान रखना। कोशिका का सबसे बड़ा भाग, अरे भाव बताओ, केंद्रक होता है। केंद्रक को अनुवांशिकता का केंद्र कहते हैं। अरे क्यों नहीं कहेंगे, गुणसूत्र होता है, डीएनए आरएनए तो उपस्थित होते हैं, मैंने बताया था आपको। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अरे बिल्कुल सही है, मेरे से आगे चल रहे होंगे आप क्वेश्चन हल करने में। माइटोकॉन्ड्रिया में आत्म प्रतिकृति की प्रकृति नहीं पाई जाती। कितना डिफिकल्ट लगता है, सोचो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऐसे लिखा हुआ आ जाए। इसके वर्ड मन ऐसे ही रहते हैं बायो के, रहता कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया आत्म प्रतिकृति मतलब स्वयं के जैसे बनाने की प्रकृति इसमें होती है। मैंने अभी अभी कहा है, अपने जैसे ये बना देता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा? आत्म प्रकृति की प्रकृति नहीं होती। तो ये गलत हो गया ना भाई, होती है ये वाली प्रकृति इसमें। इसका सही आंसर ही हो जाएगा। कोशिका की किडनी किसे कहते हैं बताओ? एक्चुअल में गोल्जी का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। थोड़ा जल्दी करने का मैं कोशिश करूंगा, है ना। जो आप सेल देखते हो ना, इसके अंतर्गत ये आपको कुछ इस टाइप से आपको संरचना दिखेगा, जो कि गोल्जी बॉडी होता है, आपने देखा होगा। ठीक, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया जाता है। एक्चुअल में ना आप देखेंगे किसी सेल में, है ना, न्यूट्रिएंट्स की, है ना, ज़रूरत है, जैसे कि मैं प्रोटीन की बात करूं, तो उसको दूसरे सेल में जाने से रोकता है, जाने नहीं देता है, ये रोकता है। एकदम सिंपल समझना है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसका? कोशिका का, हमारा नहीं, अपने पास है। इसको थोड़ी बुलाएंगे भाई, ये तो कोशिका के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक, उसका इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतना आसान है समझना। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स समझो, उसको दूसरे सेल में जाने नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। चूँकि और एक चीज़ और है, अपने पास ज़रूरत की चीज़ को रखता है और अननेसेसरी चीज़ को, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना, उसको जाने भी देता है। समझना अच्छे से। इसलिए इसे कोशिका का किडनी कहते हैं। किडनी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो किडनी होता है वो भी गंदा, मतलब ख़राब चीज़ को छानने का काम करता है ना, एक तो याद रखना, तो गंदगी चीज़ को निकालता है वो, तो इसलिए इसे किडनी कहते हैं। इतना आसान है गोल्जी बॉडी समझना, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, जो कि कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि कैमिलो गोल्जी लिखा हुआ है लास्ट टाइम, तो गोल्जी से गोल्जी का आप पकड़ लोगे, तो जो पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये यूकैरियोटिक
में होता है। लास्ट में मैं चार्ट दूंगा यूकैरियोटिक में है कि प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का झमेला ना पालो, उसको मैंने आपको समझा दिया। मैं जल्दी चलता हूँ यार, है ना, ये समझ में आ गया आपको। अगला मैं चलूँ तो कोशिका किडनी किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। आत्महत्यक थैली ना गोल्जी बॉडी का एक पार्ट होता है जो कि लाइसोसोम है, आपने पढ़ा होगा। लाइसोसोम को आत्महत्यक थैली कहते हैं। एक्चुअल में जो मैं एक सेल बनाऊँ, ये लाइसोसोम बनाऊँ छोटा सा, एक बार आप समझ के देखो बस मैं कैसे भी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये लाइसोसोम मैंने बना दिया। इसमें ना एक पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिड, है ना, हाइड्रोलिसिस, एक पाचक एंजाइम होता है। ये जब यहाँ पे होता है ना अंदर में, इसके अंदर होता है, जब सेल ना डेवलप हो रहा होता है, सेल ना जब एकदम वो विकास उसका हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उस टाइम में क्या करता है, बैक्टीरियाओं को, वायरस को मारता है। याद रखना, जब ये सेल ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ मतलब समझो कि विकास हो रहा है, बढ़ रहा है बोलते हैं ना, विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, उस टाइम पे ना ये बैक्टीरिया को, वायरस को मारते रहता है, मारता है। लेकिन जब वो एकदम डेवलप्ड हो जाता है ना सेल, ध्यान से सुनना, डेवलप्ड हो जाता है, तो ये ना टूट जाता है साला, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, मतलब ये टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें जब पाचक एंजाइम है जो अब तक वायरसों को खा रहा था, बैक्टीरिया को खा रहा था, अब ये खुद ही के सेल को खाने लग जाता है। ठीक है, अब खुद ही के सेल को मारने लग गया है, इसलिए इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। कितनी आसान है समझना भाई। ठीक है, तो ये है बायो, बड़े मज़ेदार है, इसके शब्द मन को थोड़ा, हाँ बस वही है, बाकी है नहीं, आराम से समझा जा सकता है। ठीक, तो याद रखना, तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये दोनों चीज़ एकदम समाप्त हो गया आपकी। यही पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछे, घुमा के देख लेना। अब यहाँ पे देखो, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी कहते हैं। ऐसे ही तमाचा मार के आ जाओगे एग्जाम में इस ऑप्शन को। लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलिसिस नामक पाचक एंजाइम होता है। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। याद रखना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ये मैंने एक पेज में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट में चलता हूँ, सत्य कथन पहचान करें। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में। एक बार देखना यार, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ए पाल्डे ने की थी। राइबोसोम शब्द रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। राइबोसोम ईआर में पाया जाता है। इसका सही आंसर तो ये है। एक बार मैं जल्दी क्विक तरीके से बताता हूँ, आपने फिर से मैं कोशिका बनाऊंगा, आपने ऐसे और स्ट्रक्चर देखा होगा क्या, नीचे में, है ना, थोड़ा इस टाइप से रहता है, या फिर इसको मिटा के मैं उसी स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, ऐसे टाइप का। आपने फिर यहाँ से जुड़ा होगा, फिर ऐसे बायो वाले हैं तो आपने ये चीज़ बनाया होगा। लेकिन इसमें जो पाया जाता है ना, इसको राइबोसोम पढ़ा होगा, ऐसे दानेदार नहीं होता है, दानेदार। अब बोलो सर डीएनए भी बताया था। अरे मैं गुणसूत्र के चित्र को ऐसे बनाया था भाई थोड़ा, है ना, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ एकदम संभव नहीं है चित्र बना के दिखाना। इसको राइबोसोम कहा जाता है। तो ये ईआर में होता है, मतलब एंडोप्लाज्म। अच्छा, राइबोसोम ना ये दाना को कहा जाता है, और जो मैं चित्र बनाया हूँ ना बड़ा सा, इसको ईआर कहा जाता है। आपने सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बस ये वर्ड का खेल है वायो। ठीक, याद रखना, इसको राइबोसोम जो बीच में दाना दाना दिखेगा उसको राइबोसोम कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्या क्लियर हो पाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं 70S, एक को बोलते हैं 80S। बिल्कुल आसान है, बस आराम से समझना। क्वेश्चन बस इतना पूछेगा, 80S किस में पाया जाता है, 70S किस में पाया जाता है। 80S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 70S और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में। इतने में काम हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने अगले पेज में मैं चल दूँ क्या। इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में संबंधित है, इसको मैं बताऊँगा, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, एक बार देखना। 1955 में जो मैंने ये वाली चीज़ बात की है ना, ऐसा ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर होता है ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंतर्गत जो आपके राइबोसोम होता है, मतलब दाना दाना लगा होता है। ये राइबोसोम की खोज, यार बोल रहा था, राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज एमिल पाल्डे द्वारा किया जाता है, जो कि आपने क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, ये शब्द देता है रिचर्ड बी रॉबर्टसन के द्वारा दिया जाता है। एक कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाया अभी कुछ देर पहले। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, केंद्रक होता है। सबसे छोटा अंग ये होता है जो कि राइबोसोम होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में दाना दाना पाया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये ना प्रोटीन के संश्लेषण, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
प्रोटीन के निर्माण करना इसका काम होता है। प्रोटीन निर्माण से जुड़ता है, प्रोटीन निर्माण से ही जुड़ता है। फिर कह रहा हूँ, प्रोटीन संश्लेषण लिखा रहता है, उसका मतलब निर्माण होता है, बनाना होता है। ठीक, तो प्रोटीन निर्माण से जुड़ता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके दो पार्ट होते हैं, एक 70S एक 80S। 70S एक्चुअल ना 70S और 80S दोनों में बताओ सबसे कम कौन सा है? 70 है, तो याद रखना है इसकी डेंसिटी कम होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और 80S जो कि 80 वाला होता है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। ठीक, यहाँ तक आप समझ पाएँ क्या? 80S में अधिक होती है। अब पूछा जाता है 70S किस में पाया जाता है, 80S किस में पाया जाता है? तो याद रखना जो 70S है, ठीक, 70S है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा और 80S है यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? अब मुझे बता, ठीक, अब मुझे बताना प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन सा, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडी, कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है, बताएंगे प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है या फिर दोनों में होता है? ये होता है भैया यूकैरियोटिक में। और बताओ मुझे राइबोसोम किस में पाया जाता है? ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, लेकिन अलग अलग पाया जाता है, एक 70S एक 80S। इसको भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखेंगे जो बहुत क्विक तरीके से आपको बताऊँगा ER के बारे में। ठीक, एक्चुअल में इसको आपको ध्यान रखना है, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, ये क्या क्या पाया जाता है मैं आपको बताऊंगा, बस क्वेश्चन में कुछ कुछ ध्यान रखना। एक चार्ट भेजूंगा, वहाँ पे हम लोग तो समझ ही लेंगे। ठीक है, इसको देखना। तो जो आपका ER होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको ER लिख रहा हूँ। ये सीधी याद रखना, इसके दो प्रकार होते हैं, एक RER और एक SER। ER का मतलब वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें R का मतलब रफ हो जाएगा, मतलब खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलो। और इसका मतलब S का मतलब स्मूथ हो जाएगा, चिकना, सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक बात है। तो ये जो रफ होता है ना, ये प्रोटीन निर्माण से, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये भी प्रोटीन निर्माण से जुड़ता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये भी जुड़ता है उससे। ठीक, आगे चल के समझ में आएगा। इसमें जो DNA RNA पढ़ेंगे ना, तब ये प्रोटीन वाली चीज़ वहाँ पे क्लियर होगी, याद रखना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और SER होता है, ठीक, ये फैट फैक्ट्री इसको कहते हैं, क्योंकि ये फैट से जुड़ता है। ठीक है, तो ये वसा से जुड़ता है। दोनों में आपको याद होना चाहिए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कह रहे हैं, फैट फैक्ट्री किसे कह रहे हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसी से क्वेश्चन बनता है, इसका हो गया ना क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, मुझे बताएंगे किसे कहते हैं। ये अब बोला जाएगा RER को कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, मैं बोलता फैट फैक्ट्री या फिर वसा कारखाना फैक्ट्री बोलता, तो आंसर क्या हो जाता है, SER हो जाता है। अब यहाँ पे DNA RNA आपको समझना होगा, बस बहुत कम है। अब 5-10 मिनट में आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, आप अलग लेवल में रहेंगे। अब आप लोग तैयार हो जाओ, मैं आपको DNA और RNA इससे अवगत कराता हूँ, किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक बात है, पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर नेक्स्ट पेज में आपको बहुत मक्खन की तरह समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को देखना, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, ये शुगर होता है जो कि DNA में पाया जाता है। एक लाइन याद रहना, आगे समझ में आ जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। RNA ह्यूमन बॉडी में, वो जो टिक लगा है ना उसको छोड़ना, उसके बाद पढ़ना कि RNA हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने हेतु राइबोसोम की मदद करता है, ये सेकंड है। तीसरा देखना, DNA ह्यूमन बॉडी में अनुवांशिक पदार्थ होता है। पहली चीज़ तो इसको आप याद रख लो, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको इसको याद रखना है, आगे मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। एक चीज़ इसको भी देख लेना, DNA की खोज किसने की थी। ठीक, ये भी आप है ना एक बार देख लो, आगे मैं बताता हूँ, इसके लिए आप चिंतित ना हो। फ्रेडरिक मिसर, इनका नाम याद रखना है। स्ट्रक्चर किसने दिया था डबल हेलिक्स वाला, तो वाटसन एंड क्रिक होते हैं, इसको मैं आगे बताता हूँ। अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे, जहाँ पे हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास दो चीज़ें बहुत है ना, शॉर्ट में एक बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इसको एक बार देखना। दो चीज़ है, एक है आपके पास DNA, एक है आपके पास RNA। हम लोग DNA का फुल फॉर्म देखना, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और दूसरा आप RNA देखते हो तो इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इससे हमें एक चीज़ तो ज्ञात हो गया कि दोनों भैया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ तक ये एकदम चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि भाई इसका D लग गया तो डीऑक्सी राइबो हो गया, यहाँ पे R लग गया तो राइबो हो गया, है तो दोनों न्यूक्लिक एसिड। तो इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मुझे बताएंगे।
तो आपको बोले डीएनए की सबसे छोटी इकाई, आरएनए की सबसे छोटी इकाई, या फिर न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियो, ठीक है क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। डीएनए का पूछे, न्यूक्लिक एसिड का पूछे, आरएनए का पूछे, ठीक है। तो दोनों की छोटी इकाई क्या हो जाएगी भैया, न्यूक्लियोटाइड। क्या का फिर कह रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड, आगे क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज़ हम लोग ये समझ सकते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते क्या हैं, तो दोनों भैया अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अभी अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भैया, फिर कहूँगा क्या, ठीक, आपके बच्चे होंगे, आपके जो प्रॉपर्टीज़ है, आपके जो गुण है, जो आपके बच्चे में जाएगा ना, कुछ तो आएगा, तो अनुवांशिकता के कारण होता है वो, ठीक है। तो याद रखने, डीएनए और आरएनए दोनों अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट आप यहाँ बड़े क्लियर से समझना, एक ही शरीर में दोनों अनुवांशिक पदार्थ की तरह नहीं रह सकते। फिर कह रहा हूँ, एक ही शरीर में दोनों अनुवांशिक पदार्थ की तरह नहीं रह सकते। जैसे ह्यूमन शरीर का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, बोलेंगे सर आरएनए भी तो होता है अपनी बॉडी में, तो वो क्या काम करता है, तो भैया जो राइबोसोम है ना आपका, अब बोलोगे सर राइबोसोम क्या होता है, पिछले मैं पढ़ा चुका हूँ। राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण कर रही है आपकी, ठीक है, तो प्रोटीन जो निर्माण कर रही है राइबोसोम होती है, उसका हाथ बटाता है ये जो आपका आरएनए है, बोलता है भैया मैं ये चीज़ आपका काम कर देता हूँ, इस टाइप से मैं मदद करता हूँ, तो प्रोटीन बना, ठीक है। तो आरएनए का काम ये होता है। तो डीएनए आरएनए समझ में आपको आ गया, ठीक। तो डीएनए फिर कह रहा हूँ, ये अपने बॉडी में अनुवांशिक पदार्थ होता है, और जो आरएनए होता है ये राइबोसोम का हेल्प करता है ताकि वो प्रोटीन बनाए, मतलब प्रोटीन बना रहा है, उसको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ तक की चीज़ एकदम क्लियर हुई। अब बोलोगे आरएनए होता क्या है, फिर बेसिकली एक चीज़ और हम लोग देखें, तो ह्यूमन बॉडी में तो ये डीएनए होता है अपना अनुवांशिक पदार्थ। सबको मिटा दूँ एक बार, फिर से आ जाना। मैंने कहा डीएनए अपने बॉडी में होता है, डीएनए अपने बॉडी का अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए ना ये वायरसों का होता है। आरएनए ये वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर कह रहा हूँ, मनुष्य का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, वायरस का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। हालांकि कुछ मामले में आपको डीएनए देखने की जरूर मिलेगा, आरएनए होता है, लेकिन जिस वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है ना, उस वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। थोड़ा सा टाइम दे दो भाई, 4 ही मिनट तो लिया हूँ अब तक, है ना। रेट्रो वायरस, फिर ये तो खत्म ही हो जाएगा आपको कोशिका। रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या आप भूलोगे, एकदम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, अगली दुकान लगाता हूँ। ये पहली दुकान आपकी ख़त्म हो गई, जहाँ पे बहुत कुछ हमने सीखा। अब इस स्ट्रक्चर में आज जो साइड में स्ट्रक्चर है ना, ये किसका है मुझे बताओ, ऐसे देखो आप। तो स्ट्रक्चर भैया डीएनए का होता है। तो क्या मैं इसको सीधा कर दूं, ये जो जहाँ से लाइन खींचा उसको देखो और इसको देखो, इसको मैं सीधा करूँ तो सीधा इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। तो ये जो एक लड़ी हो गया, एक लड़ी हो गया, ये किसने दिया था, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको वाटसन और क्रिक के बारे में बता रहा था, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया है, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। लेकिन डीएनए की खोज किसने की है, आरएनए की खोज किसने की है, न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की है, क्या बोलोगे, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की है, क्या बोलोगे, हाँ, फ्रेडरिच मिसर के बारे में आपको ध्यान देना है। तो स्ट्रक्चर इसने दिया। अभी जो देख रहे हो ना, ये साला सीढ़ी जैसे दिख रहा है, निशानी है ना, अपने सीजी में तो निशानी बोलते हैं इसको, सीढ़ी जैसे दिख रहा है ये चढ़ने लायक, ये होता क्या है सर, मुझे समझाएं थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा सबसे छोटी इकाई है। डीएनए के देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड के देखते हैं, आरएनए के देखते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड ना बना होता है किसी, ये पूछा जाता है, ये चीज़ मैं भूल जाऊंगा बाद में, फॉस्फेट का होता है, नाइट्रोजिनस बेस का होता है, और शुगर का होता है। मैंने नाइट्रोजिनस बेस कहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट, शुगर, फिर से कह रहा हूँ, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, ये तीनों से मिलकर बना होता है कौन सा, आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक बात है, एकदम क्लियर है। अब आना ये सर नाइट्रोजिनस ये बेस क्या होता है, इसको हम लोग, मैं समझा रहा हूँ ना, जो सीढ़ी बना हुआ है इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार सब है ना अंडू कर लेता हूँ इसको मैं, यहाँ पे देखना। जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, नाइट्रोजिनस बेस मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा देखना, क्वेश्चन भी आए। तो ये 2 प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। इसी पे आपने सुना होगा प्यूरिन होता है, यहीं पे आपने सुना होगा पायरिमिडिन होता है, या फिर इसको पिरामिडिन बोलते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत 2 चीज़ आपने देखा होगा, एडेनिन देखा होगा और एक आपने देखा होगा गुआनिन। इसके अंतर्गत 3 चीज़ देखा होगा, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अभी ध्यान मत दो, मतलब थोड़ा सा बस ऐसी चीज़ को समझ के रखो, आगे मैं बताता हूँ। पूछा भी जा सकता है पायरिमिडिन में क्या क्या आता है, प्यूरिन में क्या क्या आता है, लेकिन इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला, इसके बाद वाला याद रखना, जो नाइट्रोजिनस बेस है ये डीएनए में कौन कौन सा होता है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए में सर कौन कौन सा होता है, बहुत सरल है, और आरएनए में कौन कौन सा होता है। एक चीज़ तो आपको ध्यान में देना है कि जो एडेनिन होता है और जो साइटोसिन होता है, फिर कह रहा हूँ, और जो आपका ग्वानिन होता है, ग्वानिन, ये तीनों में सेम होता है, मतलब दोनों में सेम होता है ये तीनों, नहीं समझे। डीएनए में एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, आपको ग्वानिन भी होता है, सेम होता है। आरएनए में भी एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। तो सर ये बताओ मुझे इसमें फिर अंतर क्या है, लेकिन अब बताओ अंतर क्या है। तो डीएनए में ना थाइमिन पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ थाइमिन होता है, और जो अब इसमें क्या होगा आरएनए में, बताओ एक चीज़ क्या बच गया है, अरे यूरेसिल, यूरेसिल पाया जाता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके स्ट्रक्चर में जब जुड़ते हैं ना, किस प्रकार से जुड़ते हैं उसको देखना होता है। अब मैं थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताऊंगा। न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बना होता है मुझे बताएंगे, इसका सही आंसर बताओ, ठीक है। तो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट में चलता हूँ, डीएनए में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। अब भी मैंने आपको बताया डीएनए में भैया एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, ठीक। आप बोलोगे सर वहाँ बता रहे थे तो डर लग रहा था कि मिलेगा कि नहीं, तो ये चीज़ मिल गया। यूरेसिल नहीं पाया जाता, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल, बल्कि इसकी जगह क्या पाया जाता है, जिसको आपको थाइमिन कर लेना है, थाइमिन इसकी जगह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं, आरएनए में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। आप बोलेंगे भाई एडेनिन तो पाया जाता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, अभी भी हमने देखा था आरएनए में सर यूरेसिल पाया जाता है, ये थाइमिन नहीं होता, क्योंकि थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं फिर, है ना आसान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। अब बताओ, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, अब स्ट्रक्चर में आ रहा हूँ, है ना, किस प्रकार से जुड़े होते हैं। जब थाइमिन और ग्वानिन की बात करते हैं ना, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। जो आपको स्ट्रक्चर इसको सीधा करके बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे जुड़ेंगे उस प्रकार देखने। जो आप इस प्रकार सीढ़ी टाइप से आप देख रहे हो, ये जुड़ता कैसे है। जो थाइमिन होता है ना, हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ता है, इसको ध्यान में रखना। थाइमिन होता है हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ता है, और जो आपको साइटोसिन होता है हमेशा, है ना, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो आप कहाँ से हो, बेसिकली अभी छत्तीसगढ़ से देख रहे होंगे टेक्नीशियन वाले, तो सीजी कर लेना, ठीक है, तो उसको टीए कर लेना, ठीक। तो टीए कर लेना, तो थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि कितने कितने बॉन्ड होते हैं। जो एडेनिन होता है ना, ये थाइमिन से जो जुड़ता है, याद रखना है आपको, ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है हमेशा, डबल बॉन्ड से। और जो सी और जी देख रहे हैं ना, ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आपको मैं पूछूँ थाइमिन का पूरा, है ना, एडेनिन का पूरक कौन सा है, क्या बोलोगे, थाइमिन है। मैं आपको बोलूँ ग्वानिन का पूरक कौन सा है, क्या बोलोगे, साइटोसिन है, बोलोगे, ठीक है। तो ग्वानिन जो है हमेशा, ठीक, साइटोसिन के साथ जुड़ता है, इसलिए ग्वानिन का पूरक हो जाता है। नेक्स्ट में चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वही है, देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, ध्यान से सुनना, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें अगर मैं डबल बॉन्ड बोलता तो एडेनिन और थाइमिन आंसर हो जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन ये भी जुड़ते हैं। मैंने कहा ना ए और टी, सी और जी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं डीएनए से डीएनए। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं, जैसे एक चीज़ और यहाँ बताता हूँ, ये आपका डीएनए बन रहा है, ठीक। तो ये इस प्रकार से एक वन हेलिक्स नहीं होता, सीधा हेलिक्स, तो वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, या फिर इसको 34 आर्मस्ट्रॉन्ग आपने पढ़ा होगा, ये कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलो अब यहाँ पे आ जाओ भैया, डीएनए और आरएनए बनने की प्रक्रिया, उसको याद रखना ना, उसको मैंने अलग से आपको बता दिया, ठीक है, उसको याद रखना ताकि आ जाए कभी, इसलिए मैंने बताया। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। यहाँ पे 3 चीज़ बताऊँगा। डीएनए से डीएनए जब बनता है, बस अभी इतना याद रखो, कब बनता है मैं बताऊँगा, है ना, इसकी ज़रूरत कब होती है मैं बताऊँगा। डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस प्रक्रिया को पहले याद रखो, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, ये इसका सही आंसर, क्योंकि अपने टाइप रेप्लिकेट कर रहा है, प्रतिकृति बना रहा है, एकदम सरल है। और वहीं पे डीएनए से आरएनए बन जाए, कब बनेगा बताऊंगा ना भाई, डीएनए से आरएनए बन जाए, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं,
पहला चीज़ ये भी क्लियर हो गया, जो कि है आपको यहाँ पे लिख देता हूँ DNA टू RNA, ठीक है। और वहीं से RNA से DNA बन जाए तो बताओ ये रिवर्स नहीं हो रहा है, इसलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बहुत आसान है। अब ये RNA से DNA बन रहा है, बहुत आसान है। अब RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, मैंने कहा था ना कि प्रोटीन से कौन जुड़ेगा, RNA ही जुड़ेगा, क्योंकि राइबोसोम की मदद करता है। तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी काम होता है ना बॉडी में, कहीं भी देखना तो एंजाइम्स काम करते हैं बीच में, ऐसे फालतू तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि उत्प्रेरक तो बीच में चाहिए। तो इंजाइम काम करता है। तो आपको बोला जा सकता है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में जब डीएनए बन रही है तो कौन सी इंजाइम काम करता है। इसके लिए मैंने एक पेज रखा है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हॉस्पॉस जैसे यहाँ पे हम लोग ने पॉलीमरेज हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुत सरल है, ठीक। तो ये चीज़ आपको चारों क्वेश्चन पहले आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए। डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन मार दूंगा। डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन मार दूंगा। आरएनए टू डीएनए बन रहा है तो रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मार दूंगा। और प्रोटीन ही बन जा रहा है आरएनए से, तो मैं ट्रांसलेशन कर लूँगा। ठीक बात है जी। नेक्स्ट चलो, अब बताओ डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कौन सी एंजाइम कार्य करते हैं। यहाँ पे देखना, ये पॉलीमरेज होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, हॉस्पॉस हो जाएगा। एक पेज में हम लोग याद रखेंगे। ये यहाँ पे देखना, इसका सही आंसर पॉलीमरेज है ना। नहीं, डीएनए से डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक। डीएनए से आरएनए लिखा है, एक चीज़ मैं थोड़ा जल्दी हो गया था। डीएनए से आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्टेज ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा एक चीज़ देखना, डीएनए से डीएनए बन रहा है क्योंकि अपने जैसा प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहा जाता है उसकी प्रक्रिया को। उसमें जो इंजाइम बीच में काम करते हैं उसके पॉलीमरेज कहते हैं। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सभी सरल है। पॉलीमरेज को बस ध्यान में रखना है और रेप्लिकेशन कहलाता है। अब डीएनए टू आरएनए बन रहा है, ध्यान देना, डीएनए टू आरएनए बन रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आरएनए टू डीएनए बन रहा है, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं क्योंकि उल्टा हो जा रहा है, इस बार आरएनए से डीएनए बन जा रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब इसकी एंजाइम क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा, खत्म बात है। कोई ट्रांसलेशन जो कहलाता है आरएनए से प्रोटीन, इसमें कोई एंजाइम होता नहीं, क्योंकि खुद ही रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अब समझना डीएनए से डीएनए कब बनता है, जब आपका सेल ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे लिख लेना, जब आपका सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। जब वो ग्रोथ करते हैं, भाई डबल डबल बनेगा ना, डीएनए और डीएनए बन जाए तो ग्रोथ हो रहा है वो चीज़। अब ध्यान रखना, जब आपके शरीर में ना वायरस आ जाता है, आपके शरीर में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है, तब आरएनए से डीएनए बनता है। जो आरएनए है ना, आप यहाँ पे देखना आरएनए, ये वायरस आने पे बनता है, क्योंकि आरएनए अब डीएनए की है ना, उसको ज़रूरत है भाई, ठीक। तो याद रखना, तब ये आरएनए से डीएनए बनता है, वायरस आए। और जब वायरस बाहर निकल जाए, ठीक है, तो डीएनए फिर से क्या हो जाएगा, आरएनए बन जाएगा। वो बोलेगा बस ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, बॉडी से वायरस बाहर निकल चुका है, तो अब डीएनए पुरानी स्थिति में आ जाएगा, मतलब वो आरएनए बन जाता है। ये इसके कारण होते हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे, व्यापम नहीं पूछेगा भाई, आपको सीधा बोलेगा इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इंजाइम तक हो जा सकता है, मुझे ऐसे लगता है। और पूछ दे तो उसके लिए भी मैंने आपको तैयार कर दिया है। तो ये रहे भैया आपके, है ना, कुछ चीज़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, भागो मत, अभी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ना हमने जितना चीज़ को पढ़ा ना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, पता है, जो कि बीच में द्रव पाए जाते हैं। ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा दिया। अब इस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, कितना कन्फ्यूजन होता बताओ। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया जी, यहाँ पे देखना नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे और एक माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है। ये आपकी गोल्जी बॉडी है जो यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर देख रहा है। अब मैंने कहा था भाई ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जो ऐसे पाया जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बताओ इसमें क्या पाया जाएगा, ऐसा कमेंट करके बताओ तो क्या बोला था मैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है। मुझे बता रहे डॉट क्या होता है। ये डीएनए यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने कहा था केंद्रक के अंदर डीएनए, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो ये जो यहाँ इस भाग में देख रहे हो न्यूक्लियस देख रहे हो, लाइसोसोम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे, तो सब चीज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसी को लेके साइड में चित्र रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो एक एक चीर फाड़ करके हमने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन करके जाना, कमेंट करके बताना यदि आपने बहुत अच्छे से देखे, इतना टाइम दिया है। और क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, मारो तमाचा, इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट करो और बताओ, ठीक है, बता सकते हो आराम से। अगला मेरा सवाल है, जिस वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे क्या कहते हैं, जीनो वायरस, रेट्रो वायरस, आरएनए वायरस, कुछ याद आ रहा है, ठीक। इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। मिलता हूँ दोस्त अगले वीडियो में।
अब आपके लिए ग्रैंड वीडियो आने वाली है, ध्यान रखना। तो बहुत अपडेटेड रहना, मतलब है ना, देखते रहना। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप से जुड़े रहना। ग्रैंड वीडियो आने वाली है, कंप्लीट सीजी जियोग्राफी, कंप्लीट सीजी हिस्ट्री, ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए जो आपका है, और कंप्लीट एक कंप्यूटर की आने वाली है। और उसके बाद मैं अब बायो में देखूंगा छोटे मोटे, क्योंकि आप लोग है ना, एक का कमेंट आया, भाई सर आपने वादा किया था उसको कंप्लीट क्यों नहीं करा रहे हो। मुझे लगा कोई कमेंट कर नहीं रहा है तो मैं क्यों कराऊँ, वादा तो किया था, कि कोई किसी ने बोला नहीं तो मैं क्यों कराऊँ। तो एक जन ने वैसे बोला है, सर आपने वादा किया था। मेरे को लगा यार चलो ठीक, एक ही स्टूडेंट उस कमेंट के सहारे मैं उस चीज़ को लाने की कोशिश करने वाला हूँ, सोचो। ठीक, तो कमेंट करो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे लेवल पे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी तैयारी अलग लेवल है। आप जाओ किसी के पास भी जाओ, नेता आराम से बन जाओगे इतने कुछ अच्छे से पढ़ के। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।